हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और ये सीरीज़ का जो है हमारा 5वां पार्ट होने वाला है और 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। कौन सा सीरीज़? मल्टी बैगर दिवाली पिक्स का ये प्लेलिस्ट है, आप जा करके चारों पार्ट को इसमें देख सकते हो। 5वां पार्ट आज हम बात करने वाले हैं और इसका लिंक मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा, जा करके ज़रूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और पहली बात तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर से सेट करना, क्योंकि ये दिवाली तक चलेगा। ये जो मल्टी बैगर दिवाली पिक्स का हमारा सीरीज़ है और दिवाली तक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आएंगे और मज़ा आएगा आपको यार। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा एंड फ़ायदा भी है आपका। दूसरी बात कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, मतलब जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने स्टॉक पिक किया है, 3 क्राइटेरियाज है इंपॉर्टेंट। पहला क्राइटेरिया कि इसे आप 5 से 10 साल तक आराम से होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि दिवाली पे लोग ऐसे ही स्टॉक्स बाई करते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, 5-10 साल के लिए, उन्हें सोचना ना पड़े। और दूसरी बात, सोचना ना पड़े से ही दूसरा जो है हमारा क्राइटेरिया निकल करके आता है, बाई एंड फॉरगेट। मतलब यहाँ पे आप खरीदो और भूल जाओ, आपको रोज़ रोज़ इसको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा क्राइटेरिया कि यहाँ पे जो है आपको सेकुलर ग्रोथ देखने मिलेगा, कि यहाँ पे जो है कोई भी बुल मार्केट आएगा, कुछ आएगा, तो यहाँ पे ये स्टॉक्स बिल्कुल आउट परफॉर्म करेंगे और चलेंगे। और खासकर सेक्टर जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है, मैंने आपको शायद थंबनेल में आपने देखा भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं। स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, आप देख सकते हो। मार्केट कैप जो 1,11,900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और अगर बात करें पी रेशियो के बारे में तो 50.2 का पी रेशियो है, इंडस्ट्री पी 56.8 का है। तो इंडस्ट्री पी से पी रेशियो जो है इसका कम है, तो ये जो है स्लाइटली रीजनेबल प्राइस पे है, स्लाइटली अंडर वैल्यूड है, आप इसे कह सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, वैल्यूएशन बिल्कुल चीप है ऐसा नहीं है, थोड़ा वैल्यूएशन है और होना भी चाहिए। बिल्कुल चीप वैल्यूएशन के स्टॉक्स उतने अच्छे नहीं होते हैं एज यूजुअल, लेकिन हाँ, बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड नहीं है, अंडर, मतलब मुझे लगता है स्लाइटली ये अंडर वैल्यूड ही है। आगे बढ़ता है। कंपनी क्या करती है, अगर आपका ये सवाल है तो यार मैंने तो पहले भी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ को इस चैनल पे डिस्कस करा हुआ है, बहुत लोगों को पता होगा जो लोग मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं। तो जो भी है, यहाँ पे कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है गुड डे, टाइगर, न्यूट्री चॉइस, मिल्क, बिकीज, मैरीगोल्ड, इस तरह के ब्रांड्स है कंपनी के पास। बिस्किट्स, ब्रेड्स, केक्स, रस्क, मतलब टोस्ट जो होता है बेसिकली। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे चीज़ हो गया, योगर्ट हो गया, बेवरेजेस हो गया, मिल्क हो गया, ये सब जो है कंपनी सेल करती है। अगर इसके फंडामेंटल्स पे चले तो आप देख सकते हो प्रॉफिट, सबसे पहले सेल्स ग्रोथ 10-12% का सेल्स ग्रोथ ईजिली अचीवेबल होता है इनके लिए। मतलब इनका मिनिमम क्राइटेरिया ऐसा समझ लो कि ये 10% का सेल्स ग्रोथ करेंगे ही, और उससे ज़्यादा किया तो बहुत अच्छी बात है। जैसे 3 साल का सेल्स ग्रोथ 12% का है, तो ज़्यादा किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 10% तो ये करते ही है किसी भी हालत में। इनका एक तरह का ये टारगेट होता है। आपको क्या 10% क्यों, ये टारगेट ले सकते हैं 20%, 25% का। एक्चुअली ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का मार्केट शेयर इतना एक्वायर हो चुका है कि आगे इनको सेल्स ग्रोथ करने का के लिए इनको मार्केट शेयर एक्वायर करना पड़ेगा। एंड मार्केट शेयर एक्वायर करने के लिए इनको दूसरे किसी और का मार्केट शेयर खाना पड़ेगा, मतलब दूसरे किसी का मार्केट शेयर जो है उस पे जो है मार्केट शेयर उससे छीनना होगा और अपने पास उसे मिलाना होगा। इसके फील्ड में और भी कंपटीटर्स हैं, तो ये आसान चीज़ बिल्कुल नहीं है। तो इसी वजह से जो 10% का सेल्स ग्रोथ ये मुझे सही लगता है, अच्छा लगता है। और अगर बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, एंड देखो सेल्स ग्रोथ क्या है, 10% का, तो कंसिस्टेंट है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा यार कंपनी कैसे सेल्स ग्रोथ करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। आपको पता है यार 10% का तो करेगी, इतना भरोसा आपको होगा। सॉरी अगर बैकग्राउंड साउंड आया तो। हाँ, तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। 10 साल का देखोगे तो 24% है, 5 साल का 15% है, 3 साल का 13% है, एंड टीटीएम का जो है 42% है। मतलब अगर आप देखोगे 3 साल में 12% का सेल्स ग्रोथ और उन्हीं 3 साल में 13% का प्रॉफिट ग्रोथ। लेकिन टीटीएम में 10% का सेल्स ग्रोथ, लेकिन इसी 10% में 42% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो हाँ, कंपनी प्रॉफिट निकालने जानती है। कंपनी मार्जिन्स किस तरह से, मार्जिन्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, किस तरह से मार्जिन्स बढ़ाना है, यहाँ पे देख सकते हो 16, 17, 19% का मार्जिन हो गया है अभी। तो ये सब कंपनी को आता है और बहुत अच्छी बात है। 42% का प्रॉफिट ग्रोथ जो है सच में अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा नंबर है। अगर आप आरओई देखोगे तो यहाँ पे आरओई लगातार इंक्रीजिंग है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आरओई लगातार बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा रिजल्ट्स देने वाली है। आप इस तरह से इस चीज़ को समझ सकते हो। 43, 44, 54 एंड 67, अगर आप 67% जो लास्ट ईयर का आरओई है, अगर आप इंडिविजुअली भी देखोगे तो 67% इज़ वेरी गुड नंबर, एक्चुअली काफ़ी अच्छा आरओई है।
बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं। 2800 करोड़ के रिजर्व्स हैं, 2800 करोड़ के आसपास की बोरिंग्स है, 800 करोड़ का लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म जो है 2000 करोड़ का है। परफेक्टली बैलेंस्ड, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब कंपनीज में आपको बोरिंग्स के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। CWIP आप देख सकते हो, कभी 500, कभी 100, कभी 80, ऐसे करके। इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो प्रमोटर्स के पास जो है 50.5% का होल्डिंग है, FIIs के पास लगभग 20% का होल्डिंग है, DIIs के पास लगभग यहाँ पे 14% का होल्डिंग है, एंड बाकी जो 16% यहाँ पे बचे वो यहाँ पे पब्लिक के पास है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। हमेशा कहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर के पास जितना कम शेयर होल्डिंग उतनी अच्छी बात। और यहाँ पे 16% स्लाइटली लोअर साइड पे वो फॉल करता है। तो मुझे लगता है कि परफेक्ट है शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स भी कम है, मेजोरिटी शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, FIIs के पास है, DIIs के पास है, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो ओवरऑल मैंने फंडामेंटल्स आपको बता दिए। एक चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे, EPS ग्रोथ जो मैंने मेंशन नहीं करा, EPS ग्रोथ तो है लेकिन कंसिस्टेंसी क्या होती है वो आप यहाँ से देखो, 8, 10, 16, 28, 34, 36, फिर 41, 48, 58, 77, 63, 96 एंड 105। इतने में अगर आप देखोगे सिर्फ 63 ही ऐसा नंबर है, मतलब 77 के बाद जो है एक EPS गिरा 63 पर, अगले ही साल रिकवर होकर के 63 से डायरेक्ट 96 चला गया, मतलब प्रीवियस जो हाई था 77 का उसको भी ब्रेक करके बहुत ऊपर चला गया। तो यही चीज़ें होती है, इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली जो है यहाँ पे प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं। आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी जो कंसिस्टेंट नहीं होती है। 8 का हुआ, फिर 8 से 10 हुआ, 10 से फिर 12 हो गया, अब मान लो 8 से 10 हुआ, 10 से 12 हुआ, 12 से यहाँ पे मान लो 13 हो गया, लेकिन उसके बाद फिर 13 से 12, 12 से फिर 11, 11 से फिर 9.5 हो गया, फिर यहाँ पे 10 हो गया, मतलब फंस जाती है कंपनी यहाँ पे। लेकिन ये कंपनी फंसती नहीं है, EPS ग्रोथ लगातार बढ़ते रहता है EPS, एंड कभी EPS गिरता भी है तो अगले ही साल रिकवरी बहुत अच्छी आती है। तो ये सब चीज़ें जो है प्लस पॉइंट होता है। और बस एंड करते हैं आप वीडियो को। 2-3 चीज़ें, पहली चीज़ मैंने टेक्निकल्स डिस्कस नहीं किया, रीज़न बीइंग दैट मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आप लॉन्ग टर्म टारगेट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में अगर आप 5 साल 10 साल का टारगेट है आपका, आप 10 साल तक नहीं बेचोगे आपने सोचा हुआ है, देन टेक्निकल्स मैटर नहीं करते हैं आपके लिए, फंडामेंटल और बिजनेस ही सब कुछ है। अगर आप परसेंटेज में शॉर्ट टर्म के लिए परसेंटेज में अर्न करना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए टेक्निकल्स ही सब कुछ है। और सेम गोज फॉर लॉन्ग टर्म, एंड अगर आप मल्टीपल्स में अर्न करना चाहते हो देन फंडामेंटल्स एंड बिजनेस। दूसरी बात, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। आप देखो, एनालाइज करो, थोड़ा रिसर्च करो, फिर आपको जो सही लगे वो करो, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, ये सब करो। एंड सबसे आखिरी बात, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना यार, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।